नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के राजस्थान एग्ज़ाम स्पेशल यूट्यूब चैनल पर। मैं पंकज शर्मा हाजिर हूं आपके सामने भारतीय संविधान की क्लास लेकर के। पिछले 3 दिनों से हम भारतीय संविधान के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। पहले दिन हमने थोड़ा सा रिव्यू लिया था और पिछले 2 दिनों से हमने जाना कि जो भारतीय संविधान वर्तमान में हमारे पास है उसके विकास का एक इतिहास क्रम रहा है जो कि 1773 से 1947 के बीच में है। हमने 1773 से 1857 के मध्य का संविधान का विकास का इतिहास देखा। कल हमने जानकारी हासिल करी थी 1858, 1861, 1892 एंड 1909 इन 4 अधिनियमों के बारे में जानकारी हासिल करी थी, जिसमें हमने जाना था कि किस प्रकार 1857 की क्रांति के बाद में भारत में जब ब्रिटेन का शासन स्थापित हो जाता है उसके बाद से कैसे भारत में संविधान का विकास होता है और किस प्रकार से अधिनियम आते हैं। आखिरी जो हमने पढ़ा था मार्ले मिंटो सुधार, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसके बारे में हमने जानकारी हासिल करी थी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जो भी नोट्स आप बना रहे हैं वो की पॉइंट्स के साथ बनाते रहें, उन्हें रिवाइज करते रहें टाइम टू टाइम, जिससे कि आपको चीज़ें धीरे धीरे याद होने लगेंगी। और अगर किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपको आ रही है, कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है, तो आप यूट्यूब के अंदर कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका जवाब निश्चित रूप से दिया जाएगा। दूसरी बात, अपने सभी दोस्तों के साथ में अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम के स्पेशल यूट्यूब चैनल को शेयर करें, लिंक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज अब हम जानेंगे 1909 के बाद में। अब आज हमें 3 महत्वपूर्ण अधिनियम पढ़ने हैं। एक 1919 का भारत शासन अधिनियम, उसके बाद 1935 का भारत सरकार अधिनियम और उसके बाद में 1947 का अधिनियम, जिसके अंदर भारत को आजादी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के साथ में। आज भारत के संविधान के विकास का जो इतिहास क्रम है उसे आज हम कंप्लीट कर देंगे और फिर कल से हम स्टडी करेंगे हमारा जो वर्तमान संविधान है वो संविधान कैसे बना, संविधान सभा कैसे बनी, संविधान सभा ने कितने समय कार्य किया, इन सब के बारे में जानकारी हम कल से हासिल करेंगे। तो आज संविधान के विकास के इतिहास क्रम का आखिरी लेक्चर है हमारा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 1919, 1935, 1947 all these 3 acts are very important for the exam point of view। तो फोकस रखें अपना। पहली जानकारी मैं आपको दे देता हूं, 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसके समय में यहाँ पे जो गवर्नर जनरल थे और महारानी के प्रतिनिधि के रूप में जो वायसराय थे वो कौन थे? चेम्सफोर्ड। कौन थे? चेम्सफोर्ड। 1916 से 1921 तक, 1916 से 1921 तक ये भारत के गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे। इन्हीं के समय में भारत शासन अधिनियम आया। अब हमें यहाँ पर ध्यान ये देना है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसको क्यों कहा जा रहा है। अगर जो बच्चे कल की क्लास को ध्यान से देख चुके हैं उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि सर हमें अब ये बताएंगे कि जैसे 1909 में मॉर्ले जो सचिव थे और मिंटो जो थे वायसराय थे, उसी प्रकार अब मॉन्टेग्यू जो है सचिव हैं और चेम्सफोर्ड जो है वो क्या हैं? वायसराय हैं। ठीक है, अब सभी बच्चे जो ये लेक्चर देख रहे हैं उनसे मेरा एक सवाल है कि जो भारत सचिव का पद है वो भारत में किस अधिनियम के द्वारा सृजित किया गया, किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चे सही जवाब देंगे। बहुत ही आसान सवाल है। तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया, इस समय में मॉन्टेग्यू सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इस कारण से इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। चलिए अब आते हैं इस अधिनियम की विशेषताओं के ऊपर।
इस अधिनियम की जो पहली विशेषता है वो हम देखेंगे कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, जिसे एक सदन को कहा गया राज्य परिषद और दूसरे सदन को कहा गया केंद्रीय विधान सभा। यानी केंद्र के अंदर सेंटर गवर्नमेंट में दो प्रकार के हाउस बना दिए गए, दो प्रकार के सदन बना दिए गए। इस पॉइंट को समझने में आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार से वर्तमान में हमारे यहाँ पर दो प्रकार के सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार ये राज्य परिषद जो है ये तो राज्यसभा को दिखा रही है, और जो केंद्रीय विधानसभा है वो लोकसभा के बारे में बात कर रही है। तो उस समय लोकसभा को केंद्रीय विधानसभा नाम दिया गया और राज्यसभा को राज्य परिषद नाम दिया गया। पहली बात क्लियर है। तो केंद्र में दो प्रकार के सदन बना दिए गए, राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। चलिए अब देखते हैं कि जो ये राज्य परिषद है इसके सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या थी 60 रखी गई, जिसमें से 34 सदस्य तो निर्वाचित होने थे, यानी जिनका चुनाव होना था, और बाकी के जो सदस्य बचते हैं 26 सदस्य जो बचते हैं उनको मनोनीत किया जाना था। और जो सदस्य बनेंगे उनका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का होगा। तो 5 वर्ष का कार्यकाल उस समय रखा गया था, और अभी वर्तमान में जो राज्यसभा है वहां पर कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का, 6 इयर्स का होता है। सीधी सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई, 145, जिसमें से 104 निर्वाचित थे और 41 मनोनीत होते थे, नॉमिनेट, जिन्हें सीधे के सीधे बिना चुनाव किए, जनता जिनका चुनाव नहीं करती थी उन्हें नॉमिनेट कर दिया जाता था। निर्वाचित और मनोनीत ये शब्द बार बार प्रयोग में लिए जाएंगे जब हम संसद के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, विधानसभाओं के बारे में पढ़ेंगे, तब भी निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों की बात की जाएगी। निर्वाचित सदस्य वो सदस्य होते हैं जिन्हें चुनाव में भाग लेना होता है, जिनके सामने कोई प्रतिद्वंदी होगा और वो आपस में चुनाव लड़ेंगे, जिन्हें ज्यादा वोट मिलेंगे और वो चुनाव जीत करके निर्वाचित होगा सदन में। और जो मनोनीत होते हैं वो सदस्य होते हैं जिन्हें चुनाव नहीं लड़ना है, जिन्हें सीधे सीधे राष्ट्रपति उन्हें नॉमिनेट कर देते हैं संसद भवन में। उसी प्रकार गवर्नर जनरल उस समय मनोनीत कर दिया करता था। बात क्लियर है। तो दूसरी बात जो हम देख रहे थे, केंद्रीय विधानसभा जिसमें सदस्यों की संख्या 145 थी, 104 निर्वाचित थे, 41 मनोनीत थे, और इनका कार्यकाल कितना था, इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। वर्तमान में जो हमारी लोकसभा है उसका कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का उसका कार्यकाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों सदनों के अधिकार बिल्कुल समान थे, यानी लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के ही अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। ध्यान दीजिएगा, निचले सदन को था। बच्चों, केंद्रीय विधान सभा मतलब आज की लोकसभा, राज्य परिषद मतलब आज की राज्यसभा। तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि जो राज्यसभा है जिस उसे उच्च सदन कहा जाता है, और जो लोकसभा है उसे निचला सदन कहा जाता है या निम्न सदन कहा जाता है। तो आज भी वर्तमान में ये समान स्थिति मौजूद है। जो हम ये पॉइंट देख रहे हैं कि दोनों सदनों के अधिकार समान थे, इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था, यानी कि लोकसभा को था। वर्तमान में भी बजट पर जो संपूर्ण शक्ति प्रदान की गई है वो लोकसभा को ही प्रदान की गई है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि निचला सदन यानी लोकसभा, और उस समय 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत वो केंद्रीय विधानसभा कही जाती थी, उसको बजट पर ज्यादा महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। द्वैध शासन यानी दो प्रकार की शासन व्यवस्था। ये द्वैध शासन हम बार बार पढ़ते चले आ रहे हैं। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में भी हमने देखा था द्वैध शासन व्यवस्था के बारे में।
चलिए अब यहां हम देखते हैं कि प्रांतों में किस प्रकार की द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई है। इसके अनुसार प्रांतों में देखिए जितने भी विषय हैं, विषय मतलब जितने भी सेक्टर्स हैं उस राज्य में, उस राष्ट्र में जिन सेक्टर्स का विकास किया जाना है, और हर क्षेत्र के ऊपर कोई ना कोई कंट्रोलिंग अधिकारी होता है, कंट्रोलिंग मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो हर सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ विकास किया जाएगा जिसके लिए उसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी को दी जाएगी। तो इस 1919 के भारत शासन अधिनियम में जो द्वैध शासन प्रणाली है, ड्वेल गवर्नेंस सिस्टम है, इसके अंतर्गत विषयों को दो प्रकार के भागों में बांट दिया गया। दो विषय कौन कौन से थे? आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। कौन कौन से विषय थे? आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित यानी रिजर्व्ड और हस्तांतरित ट्रांसफरेबल। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दो प्रकार की शासन प्रणाली लागू कर दी गई। अब दो प्रकार की शासन प्रणाली का मतलब यह है कि जितने भी विषय थे जिन पर सरकारों को कार्य करना होता था, उन विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। दो भागों में, एक विषय आरक्षित यानी रिजर्व्ड, एंड दूसरा जो विषय था वो हस्तांतरित था, ट्रांसफरेबल था। अब आगे देखते हैं आरक्षित विषय कौन से हैं और हस्तांतरित विषय कौन से हैं। देखिए आरक्षित विषय में कौन कौन से आगे? वित्त, भूमिकर, अकाल, न्याय, पुलिस, पेंशन, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियां, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान, कारखाना, बिजली गैस, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विभाग, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं। ये सब तो रिजर्व सब्जेक्ट्स में थे। और हस्तांतरित विषय में कौन कौन से आ रहे हैं? शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी, उद्योग, तौलमाप, सार्वजनिक मनोरंजन, नियंत्रण। देखिए आपको ये सारे याद नहीं रखने, मोटी मोटी जानकारी रखनी है, इंपॉर्टेंट। जैसे वित्त है, फाइनेंस, भूमिकर, टैक्स, लैंड टैक्स जो है, फिर उसके बाद में हम पुलिस देखते हैं, जुडिशरी, न्याय, पेंशन, ये सब क्या है? रिजर्व लिस्ट में है। फिर हम हस्तांतरित यानी ट्रांसफरेबल में देखते हैं एजुकेशन, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, संग्रहालय, चिकित्सा सहायता यानी मेडिकल फैसिलिटीज, ये सब किस में आ रहे हैं? ट्रांसफरेबल लिस्ट में। तो ये दो प्रकार के विषय बना दिए गए। ठीक है, और दोनों प्रकार के विषयों को अलग अलग बांट दिया गया, अलग अलग नाम दे दिया गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो इसी से जुड़ा हुआ है। आरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था, जबकि हस्तांतरित विषय का प्रशासन प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के द्वारा किया जाता था। देखिए जो आरक्षित विषय हैं, रिजर्व्ड लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उसका जो प्रशासन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो गवर्नर के द्वारा किया जाएगा और उसकी गवर्निंग काउंसिल के द्वारा किया जाएगा। यानी गवर्नर अपनी गवर्निंग काउंसिल के माध्यम से आरक्षित विषयों का जो प्रशासन है वो पूरा करेगा। दूसरा हम देखते हैं कि हस्तांतरित विषयों का जो प्रशासन है वो प्रांतीय विधानमंडल जो है, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव सेंटर्स जो हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं, उनमें जो भारतीय मंत्री नियुक्त किए गए हैं उनके द्वारा किया जाएगा। बात क्लियर है? रिजर्व लिस्ट पे पूरा का पूरा अधिकार गवर्नर का, और ट्रांसफरेबल पर जो इंडियन मिनिस्टर्स अपॉइंटेड हैं वो कार्य करेंगे। लेकिन गवर्नर अगर चाहे तो हस्तांतरित विषय के किसी विषय को अपने पास मंगवा सकता था। ये एक थोड़ी सी पावर गवर्नर को ज्यादा दी गई थी। बात क्लियर है क्या दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट को आप 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार के साथ में रिलेट करेंगे। इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि इसके द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया, या हम कहें कि लागू कर दिया गया। तो 1909 में कल हमने क्या पढ़ा था कि सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन पद्धति
सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को लागू कर दिया गया था मुसलमानों के लिए, मुस्लिम्स के लिए। अब हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हम देखते हैं कि ये समान व्यवस्था सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी लागू कर दी गई है। बात क्लियर है क्या? यानी 1909 में मुस्लिम्स के लिए और 1919 में सिखों, भारतीय ईसाइयों। इसका मतलब आपको क्या समझ में आता है? इसका मतलब हमें समझ में आता है कि जो ब्रिटेन है वो भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित कर रहा है। भारत की जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी, जो एकता थी, उसको तोड़ने की कोशिश पूरी तरह से कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इस कानून ने संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान कर दिए। यानी जिस संपत्ति के आधार पे, टैक्स के आधार पे और शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार यानी वोटिंग राइट्स, यानी लोग आज जैसे वर्तमान में हर किसी को, अभी तो क्या है हमारे पे यूनिवर्सल वोटिंग राइट है, यानी हर व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर का है वो वोट डाल सकता है। लेकिन यहां पर क्या होता कि संपत्ति के आधार पे, प्रॉपर्टी के बेसिस पे, टैक्स बेसिस पे, एजुकेशन बेसिस पे ही लोगों को वोट देने का राइट दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय को बनाया और अब भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया। एक इंडियन डिप्लोमेट लंदन में एक नया ऑफिस बनाया गया है और उस ऑफिस में कौन बैठेंगे? इंडियन डिप्लोमेट, यानी इंडिया को रिप्रेजेंटेटिव किया जाएगा और लंदन में बैठ के ये इंडियन डिप्लोमेट भारत में हो रही गतिविधियों पर नजर रखेगा। और वो गतिविधियां कौन सी होगी? वो कुछ कार्य जो अभी तक भारत सचिव कर रहे थे वो कार्य अब कौन करेंगे? वो भारत के उच्चायुक्त इंडियन डिप्लोमेट करेंगे। बात क्लियर है क्या? यानी कि अभी तक 1858 के अधिनियम के द्वारा जो भारत सचिव का पद बनाया गया था, जो सारे कार्य उसके हाथ में थे, उसमें से कुछ जिम्मेदारियां भारत के उच्चायुक्त को दे दी जाएगी जो कि लंदन में बैठेंगे और उन जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। यानी कि जब राज्य विधानसभाएं हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वो अपना बजट स्वयं बना सकती थी। अभी तक क्या हो रहा था कि केंद्र और राज्य दोनों का बजट केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना रही थी, लेकिन अब केंद्रीय बजट अलग बनेगा और राज्यों का बजट अलग बनेगा। बात क्लियर है? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। यह महालेखा परीक्षक, ऑडिटर जनरल, वर्तमान में संविधान के अंदर बहुत महत्वपूर्ण एक संवैधानिक निकाय है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महानियंत्रक लेखा परीक्षक। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा है कि संविधान में जितने भी पद बनाए गए उनमें से जो सीएजी का पद है, जो भारतीय संविधान में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सबसे महत्वपूर्ण पद है। ये क्या करते हैं? सरकार की जो भी आय और व्यय, जो कैपिटल लगाई सरकार ने, जो फंड था उससे क्या उसको इन्वेस्ट किया, उसको कितना विकास के लिए खर्च किया, वो पैसा कहाँ गया, उसकी सारे की ऑडिटिंग करता है सीएजी, ऑडिटर जनरल। तो भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया कि वह भारत में एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। तो ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जब हम हमारे देश के वर्तमान संविधान के बारे में जानकारी हासिल करेंगे तब हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, सीएजी के बारे में। नेक्स्ट, इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। अब लोक सेवा आयोग क्या है? पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे वर्तमान में हम देखते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आईएएस, आईपीएस और सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्य एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है। और राज्यों में हम देखते हैं राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे राजस्थान में आरएएस का एग्जाम कौन कराएगा? आरपीएससी कराएगी। टीचर्स के एग्जाम्स, फर्स्ट ग्रेड टीचर्स के एग्जाम्स कौन कराता है? आरपीएससी करवाती है। तो उसी प्रकार 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया।
जो क्या करेगा, भारत में सरकारी नौकरियों की नियुक्ति के लिए कार्य करेगा। तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छा कार्य किया है। महिलाओं को मत देने का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया कुछ शर्तों के साथ में, यानी इससे पहले तक महिलाओं को मत का प्रयोग करने का अधिकार नहीं था। तो बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है हमारे को चीज़ों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो लास्ट पॉइंट हमने क्या देखा, महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, कुछ बीच में टेक्निकल एरर आ गया था। चलिए, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी, जो उसकी गवर्निंग काउंसिल थी, उसमें 3 भारतीयों को नियुक्त किया गया। कितने भारतीयों को नियुक्त किया गया? 3 भारतीयों को नियुक्त किया गया। इन्हें विधि, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य व उद्योग जैसे विभाग दिए गए, यानी लॉ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, इंडस्ट्रीज, इन डिपार्टमेंट्स में इन 3 भारतीयों की नियुक्ति की गई। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में कितने भारतीय नियुक्त कर दिए गए? 3 भारतीय नियुक्त कर दिए गए। नेक्स्ट हम देखते हैं, केंद्रीय विधानमंडल संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता था और गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था। तो उसकी प्रभाविता कितने समय के लिए रहती थी? 6 महीने के लिए रहती थी। उसकी प्रभाविता कितने समय के लिए थी? 6 महीने के लिए थी। तो केंद्रीय विधानमंडल संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता था और गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था। बात क्लियर है? यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, जो केंद्र में जो विधानमंडल है, वो पूरे भारत के लिए, ऑब्वियस सी बात है, वर्तमान में जो केंद्र सरकार है संसद भवन में बैठ करके, वो पूरे देश के लिए कानून बना सकती है। केंद्र सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, केंद्र सरकार के जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे भारत के लिए कानून बना सकते हैं। उसी प्रकार उस समय भी केंद्रीय विधानमंडल संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता था। और साथ ही साथ गवर्नर जनरल को अध्यादेश, ऑर्डिनेंस के बारे में कल आपको मैंने बताया था कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन अगर पैदा हो गई है तो उस समय गवर्नर जनरल ऑर्डिनेंस जारी करके लॉ बना सकता था। और उसकी प्रभाविता, उसका इंपैक्ट कब तक रहेगा? 6 महीने तक रहेगा। वर्तमान में भी हम देखते हैं कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन अगले 6 महीने में उसको संसद के द्वारा पारित करवाना होता है। उसी प्रकार यहां पर गवर्नर जनरल जो अध्यादेश जारी करेगा, उसकी प्रभाविता 6 महीने तक रहेगी। अगर 6 महीने में वो केंद्रीय विधानमंडल से वो पारित करवा लेता है तो वो कानून लागू रहेगा, नहीं तो फिर 6 महीने तक ही वो कानून लागू रहेगा। आगे बढ़िए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर जो साइमन कमीशन है, इसके बारे में तो विस्तार से चर्चा इतिहास की क्लास में की जाएगी, लेकिन जो भारत सरकार अधिनियम 1919 बना था, इसके बनते समय ही एक और बात तय कर दी गई थी कि 10 वर्ष की अवधि के बाद में, यानी आफ्टर द 10 ईयर्स, एक कमीशन भेजा जाएगा, एक जांच आयोग भेजा जाएगा भारत के अंदर। वो ये जांच करेगा कि 1919 के अंदर जो ये भारत शासन अधिनियम लागू किया गया है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जारी किया गया है, कि 10 वर्ष के पश्चात इसके क्या प्रभाव दिखाई देते हैं भारत में। यानी इस कानून का आफ्टर 10 ईयर्स एक एनालिसिस किया जाएगा। लेकिन होता क्या है, उस समय की ब्रिटेन की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण ये कमीशन जो 1929 में आना था, वो 1927 में ही आ जाता है, 2 वर्ष पूर्व ही आ जाता है। अब साइमन कमीशन के बारे में हम सभी को थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी, या फिर आप लोगों ने द लेजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी देखी हो अजय देवगन वाली, तो उसके अंदर हमने देखा होगा कि लाला लाजपत राय और भगत सिंह साइमन गो बैक के नारे लगाते हैं और काले झंडे दिखाते हैं। तो साइमन कमीशन में समस्या क्या थी कि भारत में 1919 में जो अधिनियम लागू किया गया था, उसकी जांच करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए ये कमीशन आया था, लेकिन इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। तो बड़ी अजीब सी बात है कि भारत में जो नियम लागू किया, भारत में जो कानून लागू किया, उसकी जांच करने के लिए आपको किसी भारतीय से पूछना चाहिए ना। किसी भारतीय को तो उसमें अपॉइंट करो जिससे वो बता पाए कि भारत में इसके क्या प्रभाव रहे। अब आपने तो उन लोगों को भेज दिया जो भारत में है ही नहीं और अंग्रेज हैं।
तो इस कारण से साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी बोला गया, श्वेत कमीशन, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं था। और इस कमीशन का जो हेड था उसका नाम सर जॉन साइमन था। इस कारण से इसे साइमन कमीशन नाम दिया गया। अब साइमन कमीशन 2 साल पहले क्यों आ गया? क्या ब्रिटेन में ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां पैदा हुई, वो हम इतिहास की क्लास में, जब मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चलेगी तब उसके अंदर हम बात करेंगे। अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 1919 के अधिनियम में ये तय हुआ था कि 10 वर्ष के पश्चात एक जांच आयोग, एक कमीशन भेजा जाएगा। वो ये जांच करेगा कि पिछले 10 वर्षों में 1919 के भारत शासन अधिनियम का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1919 का अधिनियम पूरा होता है, इसके बाद में हम देखेंगे 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। भारत में 1773 से 1947 के बीच में जितने भी अधिनियम हम पढ़ने वाले हैं, उन सभी अधिनियमों में से यह सबसे बड़ा अधिनियम था। भारतीय वर्तमान संविधान में हम ये कह सकते हैं कि लगभग 200 से अधिक अनुच्छेद, लगभग 200 से अधिक अनुच्छेद या वो बातें जो 1935 के भारत शासन अधिनियम में कही गई थी, वो हमने सीधे के सीधे समाहित कर ली, अडेप्ट कर ली, एब्जॉर्ब कर ली वर्तमान भारतीय संविधान के अंदर। इंपॉर्टेंस पता लग रही है और आपको हेडिंग भी दिखाई दे रही होगी कि 1935 ईस्वी के अधिनियम में 451 धाराएं थी और 15 परिशिष्ट, यानी उनसे सब्जेक्ट्स में जो बांटा गया था, 451 धाराएं, आर्टिकल्स। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अधिनियम था। और इस अधिनियम का एक बड़ा भाग हमने वर्तमान भारतीय संविधान में भी अपनाया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस अधिनियम में कुछ सकारात्मक बातें ज्यादा रही होंगी, इसलिए हमने हमारे संविधान में इसे अपना लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 451 धाराएं तो नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, पहली बात हम देखते हैं, अखिल भारतीय संघ। ये अखिल भारतीय संघ क्या है? अखिल भारतीय संघ, चलिए इसको देखते हैं। इसके अंतर्गत क्या कहा गया? ब्रिटेन कहता है कि इस संघ के अंतर्गत, यानी इस इंडियन यूनियन के अंदर, इस इंडियन यूनियन के अंदर हम जो ब्रिटेन के जो प्रांत हैं, यानी ब्रिटेन ने जिन प्रांतों पर सीधे अपना अधिकार रख रखा है, जिन्हें ब्रिटिश प्रांत कहा जाता है, उन 11 ब्रिटिश प्रांतों को और 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों को और उन देसी रियासतों को जो उस संघ में मिलना चाहती थी। वापस ध्यान से सुनिएगा, 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र जो ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में थे, और साथ ही साथ वो देसी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स, जो अपनी मर्जी से इस संघ में मिलना चाहती हैं। अगर ये तीनों बॉडीज मिलकर के हम एक अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडियन यूनियन या फेडरेशन हम बना देंगे। ठीक है, प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था। देशी रियासतें जो थी वो संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। तो बातें तो बहुत हुई, लेकिन देसी रियासतों ने मना कर दिया कि भैया हम किसी भी प्रकार के संघ में नहीं मिलेंगे, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अब जब देसी रियासतों ने मिलने के लिए मना कर दिया, क्योंकि भारत तो पूरा बटा ही देसी रियासतों में था, अगर यही नहीं मिलेंगी तो फिर क्या संघ बनेगा? तो ये मिली नहीं और कोई बात बनी नहीं, सीधी सी बात है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि भैया अखिल भारतीय संघ की बात किस अधिनियम में हुई थी? 1935 के अधिनियम में हुई थी। क्या ये भावना जो अंग्रेज लेकर के आए, जो आइडिया लेकर के आए, क्या ये पूरा हुआ? नहीं हुआ। क्यों पूरा नहीं हुआ? क्योंकि देसी रियासतों को इंटरेस्ट नहीं आया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया, उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान कर दिया गया। तो द्वैध शासन व्यवस्था, थोड़ा
सा आपको पीछे लेकर चलता हूं वापस से। हमने द्वैध शासन व्यवस्था यहां पढ़ी थी प्रांतों के अंदर। ये द्वैध शासन व्यवस्था जो है इसका अंत कर दिया गया 1935 के अधिनियम में। बात क्लियर हुई? यानी कि 1919 में जो आरक्षित और हस्तांतरित विषय बनाकर के जो दो प्रकार के द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, उस व्यवस्था का अंत कर दिया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या हो गया है भैया, प्रांतों से तो हटा दिया है लेकिन केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया है। कैसे लगा दिया है? कुछ संघीय विषय यानी कुछ यूनियन सब्जेक्ट्स, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे सुरक्षा, विदेश संबंध और धार्मिक मामलों को गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखा गया। यानी जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं लाइक सुरक्षा, सिक्योरिटी, विदेश संबंध, धार्मिक मामले, ये तो किसके हाथों में सुरक्षित रखे गए? गवर्नर जनरल के हाथों में। यानी इन विषयों पर अगर किसी भी प्रकार का निर्णय लिया जाना है, किसी भी प्रकार का ऑर्डर जारी किया जाना है, तो गवर्नर जनरल ही लेगा। बाकी के जो अन्य संघीय विषय थे उनके लिए गवर्नर जनरल को सहायता एवं परामर्श देने हेतु एक मंत्रिमंडल बनाया गया, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल बनाया गया, और जो मंत्रिमंडल है वो व्यवस्थापिका यानी कि जो केंद्र में केंद्रीय विधानमंडल है उसके प्रति उत्तरदायी होगी। तो बात बहुत सिंपल सी है। कुछ इंपॉर्टेंट यूनियन सब्जेक्ट्स को छोड़ के लाइक सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स एंड कल्चरल मैटर्स, रिलीजियस मैटर्स, इन मैटर्स को छोड़ करके ये बाकी तो मैटर किसके हाथ में है? गवर्नर जनरल के हाथ में रहेंगे। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, बाकी के जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसमें गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए एक मंत्रिमंडल बना दिया गया, और वो मंत्रिमंडल जो है, जो केंद्रीय विधानमंडल है, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। यानी दो बातें हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रांतों में से द्वैध शासन व्यवस्था को हटा दिया गया है, लेकिन अब द्वैध शासन व्यवस्था सीधे सीधे रूप में नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये केंद्र में जो द्वैध शासन व्यवस्था है ये सीधे सीधे रूप से लागू नहीं की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो हैं वो गवर्नर जनरल के पास रख दिए गए हैं। सुरक्षा, विदेश संबंध, धार्मिक मामले, अन्य फॉरेन अफेयर्स। बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय विधानमंडल के पास किसी भी विधेयक को पारित करने का अधिकार था, लेकिन विधेयक को कानून के रूप में लागू करने से पहले गवर्नर जनरल के अनुमोदन की आवश्यकता होती थी, और गवर्नर जनरल के पास अध्यादेशों को बनाने की शक्ति थी। ये बात हमने पिछले अधिनियम में भी करी है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर जनरल के पास में थी। ठीक है, लेकिन केंद्रीय विधानमंडल के पास किसी भी विधेयक को पारित करने का अधिकार तो था, लेकिन विधेयक को कानून के रूप में लागू करने से पहले गवर्नर जनरल के अनुमोदन की आवश्यकता थी। आप लोगों के लिए एक सवाल है। सवाल ये है, इस अधिनियम के इस पॉइंट में जो अभी हम बात कर रहे हैं, मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा कि केंद्रीय विधानमंडल के पास में किसी भी विधेयक को पारित करने का अधिकार था, लेकिन जो विधेयक विधानमंडल में पारित किया गया है उसको कानून के रूप में लागू करने से पहले गवर्नर जनरल के अनुमोदन की यानी क्लियरेंस की, एक्सेप्टेंस की, अनुमति की आवश्यकता थी। वर्तमान में क्या होता है, जो संसद है, जो केंद्र सरकार है, वो लोकसभा और राज्यसभा से अपने बिल पारित करवा लेती है, विधेयकों को पारित करवा लेती है, लेकिन वो विधेयक कानून कब बनेगा? वो विधेयक कानून तब बनेगा जब राष्ट्रपति महोदय उसके ऊपर अपने सिग्नेचर कर देंगे। तो ऐसी ही तो व्यवस्था यहां पर है। अगर थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वर्तमान जो भारत का संविधान है, जो हम कल से पढ़ने वाले हैं, इसकी बातें ब्रिटेन के जो ये अधिनियम हैं इनसे काफी हद तक मिलती जुलती है। कुछ बातें छोड़ दे तो हम, कुछ बातें मिलती जुलती है और कुछ बातें बिल्कुल अलग थी जिनको हमने नहीं अपनाया। जो सकारात्मक थी उन्हें अपना लिया, जो नकारात्मक थी उन्हें छोड़ दिया, और होना भी यही चाहिए। पर्सनल जीवन में भी व्यक्ति को यही करना चाहिए। सकारात्मक बातों को भैया अपना लो, सकारात्मक लोगों के साथ रहो, और नकारात्मक चीजों को छोड़ दो। तो आगे बढ़ते हैं। वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, केंद्रीय विधानमंडल कोई भी विधेयक लेकर के आए,
पारित करवा ले, लेकिन कानून बनाने से पहले गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक होगी। सिंपल इज दैट। नेक्स्ट चलते हैं। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की व्यवस्था कर दी गई। संघीय न्यायालय की व्यवस्था कर दी गई। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। तो क्या देखते हैं दोस्तों, एक संघीय न्यायालय बना दिया गया है, फेडरेशन कोर्ट, जिसका दायरा जो है वो प्रांतों और रियासतों तक है, और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 2 अन्य न्यायाधीश होंगे। वो प्रांतों रियासतों यानी पूरे भारत के क्षेत्र को कवर कर सकते थे। और इस न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल, जो कहां पर थी, लंदन में थी। यानी आप यहां के किसी निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो आप वहां जा सकते हैं अपील करने के लिए। जिस प्रकार से वर्तमान में हाई कोर्ट के अगर मैटर्स हैं, किसी हाई कोर्ट में अगर आपका कोई मामला है जिसके अंदर कोई निर्णय न्यायालय के द्वारा दिया गया है, उच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया है, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो अंतिम शक्ति किसके पास में है उस निर्णय को बदलने की? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय जो दिल्ली में है। बात क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। अगर किसी भी प्रकार के जो परिवर्तन किए जाने हैं उसका सर्वोच्च अधिकार किसके पास में है? वो ब्रिटेन की संसद के पास है। इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है कि 1858 से 1935 तक का जो ये समय है, इसमें अभी भी भारत पर सर्वोच्च अधिकार, सुपर पावर किसके पास में है? वो ब्रिटेन की संसद के पास में है। बात क्लियर है क्या? यानी ब्रिटेन की जो संसद है वो अभी भी भारत पर सर्वोच्च निकाय है, सुप्रीम अथॉरिटी एंड सुप्रीम बॉडी है। आगे बढ़े। भारत परिषद का अंत कर दिया गया। सवाल यह है, भारत परिषद बनाई कब गई? आज आपसे 2 सवाल पूछे हैं। भारत सचिव का पद कब बनाया गया? भारत परिषद कब बनाई गई? कमेंट बॉक्स पे जल्दी से आंसर लिख दीजिएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा सही जवाब देंगे तो। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। भारत परिषद कब बनी इसके बारे में जानकारी नहीं बताऊंगा, कल ही बताया है। आप लोग सही जवाब दें। जिनको नहीं याद आ रहा है वो कल की क्लास दोबारा देखें, ठीक है? क्योंकि हर बार बात बताऊंगा तो आदत बिगड़ जाएगी। थोड़ी मेहनत हमें खुद भी करनी है, चीज़ों को रिकॉल करना है, चीज़ों को रिवाइज करना है, तभी तो चीज़ें याद रहेंगी। रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, तभी कुछ मतलब निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बोल्ड लेटर्स में भी मैंने आप लोगों के लिए रखा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक यानी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो 1909 में हम देख रहे हैं, 1919 में देख रहे हैं, उसे 1935 में भी लागू रखा गया है। 1909 में मुसलमानों को, 1919 में सिखों को, यूरोपियों को, ईसाइयों को, और 1935 में भी भारतीय ईसाई जो बन गए हैं, यूरोपियन जो यहाँ रह गए हैं भारत में, और हरिजन यानी दलित। देखिए भैया, दलितों को भी दे दिया। अब इसमें तो जाति भी ले आए हैं अंग्रेज। 1909 में तो मुसलमानों को दिया धर्म के आधार पे, 1919 में सिखों को दिया, ईसाइयों को दिया, आंग्ल भारतीयों को दिया। किस आधार पे? धर्म के आधार पे। यहां पर भी अब और विस्तार कर दिया, अन्य आंग्ल भारतीयों, भारतीय ईसाई, यूरोपियनों, साथ ही साथ हरिजन यानी दलित, इनके लिए भी पृथक निर्वाचन पद्धति, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम लागू कर दिया गया। यानी जिन क्षेत्रों में इनकी जनसंख्या होगी वहां पर इन्हीं का प्रतिनिधि खड़ा होगा और यही लोग वोट करेंगे। बात क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं, इसके द्वारा बर्मा को भारत से, बर्मा म्यांमार हमारा पड़ोसी देश, आंग सान सूची की नाम सुना होगा आपने। म्यांमार को पहले क्या कहा जाता था? बर्मा कहा जाता था। बर्मा को अभी तक अंग्रेज इंडियन कॉलोनी यानी भारतीय उपनिवेश का एक भाग मान करके उस पर अपना जो प्रशासन थे, जो राजनीतिक प्रशासन था, उसे संभाल रहे थे।
लेकिन अब बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया है। बर्मा वर्तमान में म्यांमार, उसको भारत से अलग कर दिया। सिंध प्रांत जो है उसको भी बंबई से अलग कर दिया। तो सीधी सीधी सी बातें याद रखनी है, बर्मा को भारत से अलग करके अलग कॉलोनी बना दी, अलग उपनिवेश बना दिया। सिंध प्रांत को बंबई से अलग करके एक अलग प्रांत बना दिया। नेक्स्ट देखिए, बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को अलग करके दो अलग अलग प्रांत बना दिए। यानी अभी तक दोनों एक ही प्रांत का हिस्सा माने जाते थे, बिहार एवं उड़ीसा एक ही प्रांत का हिस्सा माने जाते थे। अब दोनों को अलग करके अलग अलग नाम से प्रांत बना दिया, यानी बिहार अलग और उड़ीसा अलग। एक्चुअली ये सभी जो थे वो बंगाल का हिस्सा थे। बंगाल जो है वर्तमान में अगर हम तुलना करें तो वर्तमान में भारत का पश्चिमी बंगाल, ध्यान से सुनिएगा, जो बंगाल उस समय हुआ करता था 1757 के प्लासी के युद्ध में और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जिस बंगाल को अपने अधिकार में लिया, वो बंगाल उस समय में, उसमें कौन कौन से वर्तमान भारतीय राज्य आते थे? पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, साथ ही साथ बांग्लादेश, यानी इतने सारे राज्यों से मिलकर के बंगाल बनता था। उस समय का बंगाल इतना बड़ा था, सिर्फ पश्चिमी बंगाल जितना बड़ा नहीं था। बात समझ में आ रही है? तो अब बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया, दोनों को अलग अलग प्रांत बना दिया। बिहार अलग प्रांत है और उड़ीसा अलग प्रांत है। इसके बाद में हम देखते हैं अदन को भी भारत से अलग कर एक स्वतंत्र उपनिवेश बना दिया है। ये अदन क्या है भैया? अदन यहां देखिए, आप मैप में देखिए, अदन कॉलोनी ये यमन का भाग है। अब यमन देख रहे हैं आप, रेड सी के पास में ये रहा, और ये अदन कॉलोनी जो रेड सी को टच करती है, यहां से पर्शियन गल्फ, ये अरेबियन सी। तो ये अदन जो है इसको भी भारतीय उपनिवेश का ही भाग माना जाता था। अब अदन को भी भारत से अलग कर एक स्वतंत्र उपनिवेश बना दिया। तो दो महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए हो गए हैं। दो विदेशी भूमियां, बर्मा या म्यांमार, अदन, इन दोनों ही विदेशी भूमियों को ब्रिटेन जो है वो भारतीय उपनिवेश का हिस्सा मान करके अब तक उन पर राज कर रहा था। लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद में इन दोनों ही भूमियों को उसने अलग कर दिया है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी गई 1935 के भारत शासन अधिनियम में। अगला पॉइंट हम देखते हैं, इसके अंतर्गत जो शक्तियां थी, जो सरकारें थी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन दोनों ही सरकारों की शक्तियों को 3 सूचियों में बांट दिया गया। केंद्र सूची, कितने विषय हैं? 59 सब्जेक्ट्स। राज्य सूची 54 सब्जेक्ट्स और समवर्ती सूची 36 सब्जेक्ट्स। अब बात बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में 59 सब्जेक्ट्स यानी 59 सेक्टर्स, राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36। ये तीनों क्या हैं? पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये तीनों ही सूचियां वर्तमान में भी भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, यानी कि एज इट इज। लेकिन अब इन सूचियों में विषय बढ़ गए हैं। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों ही सूचियां वर्तमान में भी भारतीय संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इनके सब्जेक्ट्स अब और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। अब बात सुनिए, ये सूचियां क्या है। देखिए, केंद्र सूची में जितने भी ये विषय हैं, 59 विषय उस समय रखे गए, इन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। केंद्र सूची मतलब केंद्र सरकार, यानी केंद्र सूची में जितने भी विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? केंद्र सरकार के पास होगा। राज्य सूची यानी राज्य सरकार, राज्य सूची के जो विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को होगा। और समवर्ती सूची क्या कहलाएगी? कॉन्करेंट लिस्ट। समवर्ती सूची यानी ऐसी सूची जिसपे केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी दोनों ही कानून बना सकती हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर दोनों किसी सेम सब्जेक्ट पर कानून बनाती हैं, यानी कोई भी एक सेम सब्जेक्ट
जो समवर्ती सूची का भाग है, कॉन्करेंट लिस्ट का भाग है, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना देती हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार का कानून लागू होगा। बड़ी सिंपल सी बात है भैया। केंद्र सूची यानी सेंट्रल लिस्ट, सेंटर गवर्नमेंट कानून बनाएगी। राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी। कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर एंड स्टेट बोथ कैन मेक द लॉज, बट अगर दोनों ने ही लॉ बना दिया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ है वो लागू होगा। बात क्लियर है क्या? तो आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश हितों को बढ़ावा देना तथा भारतीय संप्रभुता को सीमित रखना, ये यही गलती कर देते थे ब्रिटेन। अपने हितों के साथ कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। भारतीय जो संप्रभुता है, इंडियन सोवरेनिटी है, जो हमारा अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार था हम भारतीयों का, उसको तो भैया आपने सीमित कर दिया है, कंट्रोल में कर रखा है, और जो खुद के उनके बेनिफिट्स हैं उसको बढ़ाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, वापस वही बात, अभी तक कौन सबसे सर्वोच्च निकाय है? बार बार बात हो रही है, ब्रिटेन की संसद। संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास में है? ब्रिटिश संसद के पास। यानी अभी भी सुप्रीम पावर कौन है भैया? ब्रिटेन की संसद है। ठीक है। नेक्स्ट, इस अधिनियम के द्वारा एक अनम्य संविधान प्रस्तुत किया गया जिसमें आंतरिक विकास की कोई संभावना नहीं थी। यानी कि अंग्रेजों ने 1935 का जो भारत शासन अधिनियम लेकर के आए, एक प्रकार से ये संविधान था भारतीयों के लिए, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का इंटरनल डेवलपमेंट नहीं था। तो इस संविधान का हमारे लिए कोई भी औचित्य नहीं था, कोई भी मतलब नहीं था। बात क्लियर है क्या दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। आखिरी अधिनियम, भारतीय संविधान के विकास के इतिहास क्रम का आखिरी अधिनियम 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसके द्वारा हम हर्षोल्लास के साथ में हमारी आज़ादी बनाएंगे। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। ये सब हमारे को ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, इंफॉर्मेशन के लिए है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है? 2 अधिराज्यों की स्थापना, 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स। So on the 15th August 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 राज्य बना दिए जाएंगे। ऐसा जुलाई 1947 में अंग्रेज ब्रिटेन की संसद ने कह दिया कि जुलाई 1947 में ब्रिटेन की संसद कह देती है कि 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 राज्य बना दिए जाएंगे, और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता, यानी ब्रिटेन की सरकार जो भारत पर अब तक राज कर रही थी, खुद की सत्ता इन दोनों राज्यों को सौंप देगी। और जो सत्ता का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोनों राज्यों के लिए, ध्यान से सुनिएगा, दोनों राज्यों के लिए अलग अलग संविधान सभाएं बनेंगी। वो संविधान सभाएं उन दोनों राज्यों यानी भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग संविधान का निर्माण करेगी। तो अब जब ब्रिटेन यहाँ से जाएगा, ब्रिटेन जब भारत को छोड़कर जाएगा, तो दोनों राज्यों की जो संविधान सभाएं बनेंगी भारत और पाकिस्तान की, उनको सौंप करके जाएगा। तो ये थोड़ी सी अच्छी बात है। यहाँ पे आप ब्रिटेन के लिए अपने अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर सकते हैं कि भैया जब आया था तो भी धीरे धीरे से भारत में जम गया था, और जब जा रहा है तो भी धीरे धीरे शांति से सिस्टम को संभला कर जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आए और चल दिए। तो ये तो यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी ब्रिटेन की हमारे को, कि हमारे को तरीके से समझा के गए और तरीके से सत्ता संभला करके गए। ठीक है। तो ब्रिटेन ने भारत और पाकिस्तान के लिए 2 संविधान सभाओं को निर्माण किया गया, और उन दोनों संविधान सभाओं को सत्ता सौंप दी गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। दोनों में एक एक गवर्नर जनरल बनाया जाएगा और उनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। यानी जो मंत्रिमंडल बनेगा दोनों का, उनकी परमिशन से गवर्नर जनरल की नियुक्ति होगी। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती है, तब तक विधानमंडल के रूप में, यानी कि
जब तक दोनों राज्यों का यानी भारत और पाकिस्तान का जब तक संविधान नहीं बन जाता है, तब तक दोनों ही राज्यों में यानी दोनों ही देशों पर शासन कौन करेगा? संविधान सभा। जब संविधान सभा संविधान बना लेगी, उसके बाद में वो विधान मंडल बनाएगी और चुनाव करवाएगी, और पहली बार जो सरकार चुनकर के आएगी फिर वो भारत और पाकिस्तान पर राज करेगी। यानी जब तक संविधान नहीं बनेगा तब तक संविधान सभा ही भारत और पाकिस्तान पर राज करेगी। भारत मंत्री के पद जितने भी थे वो समाप्त कर दिए जाएंगे। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है तब तक किया जाएगा। यानी क्या बात है, जो 1935 का ये अधिनियम अभी हमने पढ़ा है ना थोड़ी देर पहले, जो सबसे बड़ा अधिनियम था, जब तक दोनों यानी भारत पाकिस्तान की संविधान सभाएं संविधान नहीं बना लेती हैं तब तक वो किस आधार पर कार्य करेंगी? वो 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम को आधार बना करके कार्य करेंगी। यानी जो सारा काम चलेगा वो बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से कानूनी रूप से चलेगा कि जब तक संविधान सभाएं संविधान नहीं बना लेती हैं तो 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम को आप आधार बना करके उन दोनों देशों पर राज करेंगे, यानी संविधान सभाएं। जब संविधान बन जाएगा तो 1935 ईस्वी का भारतीय शासन अधिनियम अपने आप समाप्त हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, और फिर जो नया संविधान है उसके अनुरूप भारत में शासन होगा और पाकिस्तान में भी शासन होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया और उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी राज्य में सम्मिलित होने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्रता दे दी गई। यानी कि जो देशी रियासतें हैं उनको ब्रिटेन ने पूरी फ्रीडम दे दी कि या तो आप भारत में मिल जाएं या पाकिस्तान में मिल जाएं। क्या? या तो भारत में मिल जाएं या फिर आप कहां मिल जाएं? पाकिस्तान में मिल जाएं। तो ये स्वतंत्रता देशी रियासतों को दे दी गई थी। अब देशी रियासतें कैसे मिली, भारत में कौन कौन सी देशी रियासतें मिली, आजादी के बाद भारत में कितनी देशी रियासतें थी, ये सारी बातें मैं आपको जब भारतीय संविधान यानी वर्तमान भारतीय संविधान जिस पे हमारा देश 1947 के बाद से चल रहा है उसके बारे में हम बातचीत करना कल से चालू करेंगे। तो जो हमारा संविधान की बातें होंगी उनकी बातें हम कल से करेंगे। अभी आज तक की जो बातें थी जो ब्रिटेन हमें दे करके गया, तो ब्रिटेन क्या दे के गया? लास्ट बात कि भैया देशी रियासतें स्वतंत्र हैं, भारत में मिलना चाहते हो तो भारत में मिलो, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो तो पाकिस्तान में रहो। बात क्लियर है क्या? ठीक है। तो दोस्तों यहां तक अब हमारा कंप्लीट हो गया है भारतीय संविधान के विकास का इतिहास क्रम। भारतीय संविधान के विकास का इतिहास क्रम जो 1773 से प्रारंभ होता है और 1947 तक चलता है, ये हमने पढ़ लिया है। कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं जो आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद होती चली जाएगी। 1773 से 1857 के बीच में कंपनी के शासनकाल का समय था। 1858 से 1947 के बीच में ब्रिटेन के शासनकाल यानी ब्रिटिश संसद के शासनकाल का समय था। और दोनों ही समय में जो हमने कानून देखे, अगर जिन बच्चों ने क्लासेस ध्यान से सुनी हैं, थोड़ा सा उन्हें बार बार रिवाइज किया है अगले दिन, तो उन्हें समझ में आ गया होगा कि वर्तमान संविधान में या वर्तमान जो प्रैक्टिकल सिस्टम हम देखते हैं, इंडियन गवर्नेंस, इंडियन लेजिस्लेटिव सिस्टम, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ये सारी बातें कुछ कुछ मिलती जुलती हैं उस समय के ब्रिटेन के अधिनियमों से, ब्रिटेन के कानूनों से। तो दोस्तों इन सारे अधिनियमों को, पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करें। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। आप प्रॉब्लम लिखेंगे तो हम उसका उत्तर जरूर देंगे। बात क्लियर है? कल से हम बात करेंगे भारतीय संविधान कहाँ बना, कैसे बना, कितने लोगों ने मिलकर के बनाया, क्या क्या उसकी बातें, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। कल से हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जम कर के पढ़ाई करें, घर पर ही रहें, घर से बाहर ना निकलें और घर बैठ के पढ़ाई करें अनअकैडमी पर। चलिए।